नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9वीं हिंदी विषय में हम आज जो हमारा विषय है समास, उसको पढ़ने जा रहे हैं। कोशिश करते हैं हम उसे ठीक से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। इससे पहले हमने व्याकरण के लगभग 2-4 बिंदु हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो हमारा बिंदु है समास, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा की दृष्टि से, इसलिए समास को पढ़ने जा रहे हैं। समास दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है, सम धन आस। सम का मतलब होता है उपयुक्त और आस का मतलब होता है दो पदों को पास पास रखना। समास का मूल कार्य है भाषा में संक्षिप्तता लाना। दो पदों के मध्य में जो विभक्ति चिन्ह वगैरह आते हैं उनका लोप करके उनके अर्थ को स्पष्ट करना, प्रकट करना समास का काम होता है। समास हम पढ़ते हैं जिस प्रकार समास में पदों का मेल होता है, संयोग होता है। इससे पहले हमने कभी संधि विषय के बारे में भी पढ़ा होगा। संधि विषय में केवल दो वर्णों का मेल होता है और वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो ये संधि में पढ़ा जाता है। लेकिन समास में प्रयुक्त पदों में समास के साथ साथ में कहीं पर संधि भी होती है, समास भी होता है, कहीं पर दोनों होते हैं और कहीं पर केवल समास ही होता है। अब हम समास क्या है, परिभाषा इसकी क्या होगी, इसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे पास में सामग्री है। समास सम धन आस, इन दो शब्दों के मेल से बना है। जो अर्थ है इसका होता है उसको संक्षेप में मैं पहले बता चुका हूँ। परिभाषा के तौर पर हम समझेंगे दो या दो से अधिक, इसमें केवल दो ही पद नहीं होते, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही पद हों, इसमें दो से अधिक पदों का संयोग भी हो सकता है। इसलिए लिखा गया है दो या दो से अधिक पदों का उचित रूप से पास आना। उचित का मतलब होता है कि जो व्याकरणिक दृष्टि से शब्द का मूल रूप होता है वो बनता है और बन करके अपने अर्थ को स्पष्ट करना होता है और वो करता है। यदि ऐसा होता है तो वो उसका उचित रूप कहलाता है। तो पास में आना, वह अपने शब्द को, शब्द न होकर के यहाँ पर अर्थ होगा, अपने अर्थ को स्पष्ट करना समास कहलाता है। पदों के इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी पद एक होता है शब्द। तो भैया बहनों को शब्द और पद के चक्कर में न पड़ करके कन्फ्यूजन नहीं होना करना है। और शब्द और पद दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों को एक ही मानना है। पद लिखा हुआ आए तो भी शब्द समझना है और शब्द लिखा हुआ आए तो हम शब्द समझ ही जाएंगे। इसलिए पदों के इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह जो कि कारक प्रकरण में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक कारक के अपने कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो दो पदों के मध्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वे प्रयुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए उन विभक्ति चिन्हों को, परसर्गों को या कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है और दोनों पदों का संयोजन कर दिया जाता है, संयोग करवा दिया जाता है। इससे भाषा में संक्षिप्तता आ जाती है, यानी हमें अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग न करके कम से कम शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी बात को स्पष्ट करने में सफल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दो उदाहरण लिए हुए हैं। दो शब्द हैं, एक है परोपकार और दूसरा है यज्ञशाला। परोपकार यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो पर धन उपकार। यहाँ पर र के साथ में अ की ध्वनि
मिली हुई है और इधर ऊ है, यानी हमने ऊ, अ और ऊ, अ धन ऊ का संयोग करते हैं, जोड़ते हैं तो विकार उत्पन्न होता है और विकार के तौर पर हमें ओ की मात्रा प्राप्त होती है या ओ वर्ण प्राप्त होता है, स्वर प्राप्त होता है। तो परोपकार हो गया। यहाँ पर संधि भी है लेकिन परोपकार यानी दूसरों के लिए, इसलिए यहाँ पर समास भी है। तो यहाँ पर संधि भी है और समास भी है, लेकिन दोनों विषयों में काफ़ी अंतर है। तो हम इन शब्दों में या कह सकते हैं सामाजिक शब्दों में कहीं कहीं पर हम संधि भी देख सकते हैं और कहीं पर हम समास भी देख सकते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे परोपकार शब्द है, इसी प्रकार के अनेक शब्द होंगे, उनमें संधि भी होगी और समास भी होगा, लेकिन हमें मूलतः यहाँ पर समास को पढ़ना है। ऐसे ही शब्द दूसरा है यज्ञशाला। यहाँ पर ये दो शब्द हैं यज्ञ और शाला। यदि इसका विग्रह कर दिया जाए तो यज्ञ के लिए शाला यानी स्थान, तो यज्ञ के लिए शाला है तो यहाँ पर केवल समास है, इसमें संधि निहित नहीं है। तो यहाँ पर यज्ञ के लिए शाला शब्द आया तो वहाँ पर हमने के लिए शब्द का लोप करके इन दोनों पदों को आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये समास का कार्य हुआ, यानी दो पदों को आपस में जोड़ना और विभक्ति चिन्हों का लोप करना। तो ये समास की बात आती है, समास में पदों को पास पास में लाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं इन्हीं सामासिक शब्दों से जुड़े हुए या समास से जुड़ा हुआ बिंदु, वो है समस्त पद। अब समस्त पद क्या? वे मूल शब्द जिनसे विभक्ति चिन्ह को हटा दिया गया है और उन पदों को पास पास में संयोजित कर दिया है, जोड़ दिया है। जैसे हम पढ़ेंगे एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण, विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनता है, यानी उन पदों के साथ में जो विभक्ति चिन्ह आए हुए हैं उन्हें हटा दिया जाता है और हटाने के बाद में जो शब्द बनते हैं, जो पद बचते हैं, उन पदों को पास पास में जोड़ दिया जाता है। तो उन्हें सामासिक शब्द भी कहते हैं या समस्त पद भी कहते हैं। ये भी कन्फ्यूजन वाला मामला है कि समस्त पद और सामासिक पद दोनों समानार्थी हैं, एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाले हैं, इसलिए दोनों को एक ही समझना है। भिन्न शब्दों को देख करके हमें चकराना नहीं है या दिमाग को इधर उधर नहीं करना है, दोनों का अर्थ एक ही मानना है। दूसरा है विग्रह करना, यानी एक तरफ समस्त पद है और दूसरा विग्रह है। समस्त पद वह है जहाँ से विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है और मूल पद लिखे जाते हैं, वो है समस्त पद। समस्त पदों का जब हम सामासिक दृष्टि से उसको तोड़ते हैं, उसको फैलाते हैं, उसका विस्तार करते हैं, तो विस्तार करते समय जो विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गए हैं वो विभक्ति चिन्ह पुनः से प्रकट हो जाते हैं और उन्हें पदों के साथ में लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं विग्रह करना। तो सामासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों से युक्त लिखे जाने वाली, यहाँ पर आएगा वाली शब्द आएगा जो लिखने से छूट गया था। तो लिखे जाने वाली रीति या पद्धति को, उस मेथड को हम विग्रह कहते हैं। विग्रह के अंदर जो लुप्त पद हैं उनकी पुनः से उत्पत्ति हो जाती है या वे बाहर निकल करके आते हैं जो पहले छिपे हुए रहते हैं। अब इसको समझने के लिए विग्रह क्या होता है तो एक उदाहरण लिया है हमने यहाँ पर, वो है शब्द रसोई घर। रसोई घर दो पदों के योग से बना है, रसोई और घर। रसोई का और घर दो पदों से मिलकर के बना है। तो यदि हम इस पद का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। जो विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह यहाँ पर लुप्त है वो विग्रह करने पर प्रकट हो जाता है। यही
अनेकानेक शब्दों के साथ में हम बारी बारी से प्रयोग करेंगे तो यही क्रिया विग्रह कहलाती है। अब है समास के भेद। समास के कई भेद होते हैं। मुख्यतया यहाँ पर 6 भेद दिए हुए हैं और यही 6 भेद आगे भी पढ़े जाएंगे समय समय पर, जिनमें पहला समास का रूप है वो है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ये मूल 6 समास के भेद हैं जिन्हें हम क्रमशः पढ़ेंगे। कुछ भेद हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ शेष जो भेद रह जाएंगे उन भेदों का वर्णन हम आगे आने वाले वीडियो में कर पाएंगे। तो आज पढ़ा जाने वाला समास का पहला भेद है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी, अव्यय का मतलब, व्यय का मतलब होता है खर्च या परिवर्तन। तो अव्ययी जिसमें कोई व्यय नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या ये कह सकते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं किसी भी अवस्था में। उन पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब नहीं पड़ता है तो वो अपरिवर्तित रहता है। तो व्याकरण में ऐसे अपरिवर्तित पदों के अध्ययन के लिए हम अव्ययी भाव समास में पढ़ेंगे और अन्य स्थानों पर भी हम जगह जगह पढ़ते हैं। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इस समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसका? लिंग वचन काल और कारक का। जब वाक्यों के साथ, पदों के साथ में उनका प्रयोग होता है और वाक्य में उसे पिरोया जाता है तो शब्द के उस मूल रूप पर कोई प्रभाव वे उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जहाँ पर ऐसा होता है, समास के जिस भेद में ऐसा होता है, उस भेद को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे। इस समास का पहला पद अव्यय होता है जो कि प्रधान होता है। जो पद अव्यय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, समास के इस भेद में वही पद प्रधान होता है और वह प्रथम पद होता है। तथा उत्तर पद संज्ञा पद हो। इसमें शर्त है कि पहला पद अव्ययी हो और दूसरा पद संज्ञा पद हो। जहाँ पर वाक्यों में ऐसे शब्दों का, पदों का प्रयोग होता है, वे पद अव्ययी भाव समास में आते हैं। अव्यय पद का रूप लिंग वचन काल व कारक के प्रभाव से अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे अपने मूल स्वरूप में जस के तस बने रहते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम उदाहरण के तौर पर पढ़ने का प्रयास करने जा रहे हैं, जिनमें पहला पद है जिसे हम समस्त पद कहेंगे। इधर ये जितने भी दिए हुए हैं ये सारे समस्त पद हैं। क्यों? क्योंकि समस्त पद वे पद कहलाते हैं जिनके मध्य से विभक्ति चिन्हों का हमने लोप कर दिया है। और आगे है विग्रह, और विग्रह हम पढ़ चुके हैं अभी कि विग्रह वह चीज़ है या समस्त पद में जो पद लुप्त हैं उनका विस्तार करके विग्रह के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे शब्द है प्रतिदिन। प्रति यानी हर एक, प्रत्येक या दिन दिन भी कह सकते हैं। तो प्रतिदिन यानी दिन दिन या प्रत्येक दिन या हर दिन हम ये कह सकते हैं। यथाविधि, यथा यानी जैसे, यथाविधि विधि के अनुसार, यानी जैसे विधि के अनुसार कुछ चीज़ें काम वगैरह होते हैं उसके अनुसार। यथाशक्ति जितनी अपनी सामर्थ्य है, जितनी अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति के अनुसार। आजन्म, आजन्म यानी जन्म पर्यंत, जब तक जीवन रहता है तब तक या जन्म तक, जन्म और मृत्यु के बीच तक। आजीवन, जीवन भर, जब तक जीवन चलता रहता है तब तक उसे कहेंगे जीवन भर। आमरण, मरण यानी मृत्यु तक। तो इन पदों में यहाँ पर आया प्रति,
इधर आया यथा, यथा, आ और इधर आ। ये या तो उपसर्ग हैं या हिंदी में किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं। ये अधिकांश ऐसे पदों में उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। दूसरा हमारा समास का भेद है। इस भेद में हम और कई उदाहरण ले सकते हैं जो हमारी पुस्तकों में दिए हुए हैं या हमारी सहायक सामग्री के तौर पर जो पुस्तक हम पढ़ेंगे, इन उदाहरणों के अलावा भी उसमें अनेक उदाहरण दिए हुए होंगे। दूसरा रूप है तत्समास का, जिसको हमें पढ़ना है, वो है तत्पुरुष समास। ये बहुत विस्तृत बिंदु है, लेकिन हम यहाँ पर इसको संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है। इस समास में पहला पद गौण, गौण का मतलब जिसकी कोई ज़्यादा प्रधानता नहीं होती है या उसकी कोई ज़्यादा भूमिका बड़ी नहीं होती है, तो इसका पहला पद गौण होता है, वह उत्तर पद प्रधान होता है। इससे पूर्व हमने जो पहला पद पढ़ा, समास पढ़ा, उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि दूसरे में दूसरा पद है वो प्रधान होता है। इस तत्पुरुष में जो हमारे 8 कारक होते हैं, उन 8 कारकों का पहला और अंतिम यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दोनों को छोड़ करके शेष 6 कारक होते हैं। उन 6 कारकों को या उनके भेदों को, कारक के उन 6 भेदों को इस तत्पुरुष समास में बारी बारी से पढ़ा जाता है। जैसा शब्दों में विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है, उनके अनुसार हम 6 भेदों का अध्ययन इसमें करते हैं। इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कारक तो होता है, लेकिन जो परसर्ग होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, वे लुप्त रहते हैं। जब उनका विग्रह करते हैं तो वे हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। इस भेद में कारक के कर्ता कारक व संबोधन कारक को छोड़ करके शेष 6 कारकों के आधार पर पदों का अध्ययन किया जाता है या हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रत्येक कारक के एक एक रूप का उदाहरण लिया है, उसको हम इस एक के माध्यम से या उसके विभक्ति चिन्ह के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वे कैसे हैं। पहला उदाहरण है शरणागत। तो इसका विग्रह हमने किया, शरण को आया हुआ। अब जब हमने इसका विग्रह किया तो विभक्ति चिन्ह निकल के आया को, शरण को आया हुआ। अब को किसका विभक्ति चिन्ह है, तो हम यदि हमने कारक ठीक से पढ़े हैं और उनके बारे में जानकारी है तो कहेंगे को है वो कर्म कारक का चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। दूसरा है हस्तलिखित, हाथ से लिखित। हाथ से लिखित इसलिए यहाँ पर से शब्द आया, से विभक्ति चिन्ह आया। अब से विभक्ति चिन्ह किसका है, जब किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं या किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं और क्रिया को संपन्न होने तक ले जाते हैं, तो उस साधन के साथ में से का प्रयोग होता है। तो से यहाँ पर है वो करण कारक है, जो कार्य करने का एक माध्यम है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब यहाँ पर हमने विग्रह किया तो के लिए शब्द आया। अब ये किसका है, संप्रदान का है। देश निकाला एक शब्द है, यानी बहिष्कृत करना, बाइकआउट करना। तो देश निकाला यानी देश से निकाला। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य करता है या कोई राजा जनता के विरुद्ध कार्य करता है तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है, यानी उसको उस स्थान से पृथक कर देते हैं, उसका उसके बीच में कोई संबंध नहीं रहता है। तो जब किसी व्यक्ति को स्थान से च्युत कर देते हैं या पद से हटा देते हैं, किसी कारण से उनमें अलगाव पैदा हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर ये अपादान तत्पुरुष समास होगा। राजमाता, तो राजा की माता। तो जहाँ पर विग्रह करने पर काके की, रारेरी और नानेनी पद आते हैं तो वहाँ पर संबंध कारक होता है, संबंध कारक होता है।
आप बीती, आप पर बीती, यानी इस कारक का विभक्ति चिन्ह है मैं और पर, तो ये कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए हमने इसको हम पढ़ेंगे तो इस भेद में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास के रूप में इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस कारक में इस समास में कारक के इन 6 भेदों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से पहला और अंतिम इन दोनों कारक के भेदों को छोड़ करके शेष 6 कारक होते हैं, उन्हें उनके विभक्ति चिन्हों के आधार पर इस कारक के भेद में पढ़ा जाता है। शेष जो 6 कारक हैं, शेष जो 4 समास के भेद बचे हुए हैं वे हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।